हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सब जिंदगी के बहुत अच्छा पढ़ रहे हो यार, जिंदगी को फोड़ रहे हो। आई वेलकम बैक यू ऑन अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, अगर ये चैप्टर नहीं आता तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस नहीं पता लग सकता। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कौन कौन बच्चे देख सकते हैं बच्चों, जो आप में से 9th और 10th में एनटीएससी ओलंपियाड में हो, वो बच्चे इस लेक्चर को पूरा देख सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे 11th और 12th में जेई नीट या बोर्ड दे रहे हैं वो दे सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, वो ड्रॉपर्स कैटेगरी के अंदर जेई और नीट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर देम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिबेटेड टॉपिक्स ऑफ द ईयर आई एम गोना डिस्कस। सेकेंड, बेटा जैसे आपको पता है हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं पूरे जोरों में 10th और 12th बोर्ड में। सच मानना, इतना ज्यादा 10th और 12th का बच्चों में एडमिशंस का क्रेज मैंने कभी नहीं देखा आज तक अपने करियर के अंदर। कारण क्या है? इस बार हमें हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, वी आर थैंकफुल टू रमेश पोखरियाल जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे देश के, उन्होंने हमें 3 महीने दैट इज फरवरी, मार्च एंड अप्रैल एक्स्ट्रा दे दिया, ताकि हम मई मंथ के अंदर अपनी पूरी तैयारी के साथ हम पेपर दे सके। तो हम 10th और 12th की सारी बोर्ड की क्लासेस का, 10th और 12th का सारा सिलेबस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे 10th की सोशल साइंसेस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तैयार करवा रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठे हो तो आपको क्या करना है, इस दिए हुए मोबाइल नंबर पे कॉल करना है, अपनी सीट बुक करनी है। बहुत जोरों से काम चल रहा है। सेकेंड, आप सबको पता है बच्चों, हमारा आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ काम चलता है। हमारा किंडरगार्टन है, विजन का अपना किंडरगार्टन है, एज 14 मंथ्स टू 6 ईयर, जिसमें हम आईबी करिकुलम फॉलो करते हैं बच्चों के लिए। साथ में हमारी कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस चलती हैं, जिसमें 6 ईयर्स टू 18 ईयर्स पूरे पंजाब में वी आर द ओनली वंस डूइंग दैट। और साथ ही साथ ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 हमारी स्पोकन क्लासेस भी चलती हैं। तो आपको किसी में भी कोई एडमिशन, कोई कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, आप अभी इस नंबर पे फोन कीजिए, दैट इज 9779206559 पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला हमारा लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 ऑन हाइड्रोकार्बन्स। लेक्चर नंबर 1 हाइड्रोकार्बन्स। इस लेक्चर नंबर 1 हाइड्रोकार्बन्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स composed of हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ये बात समझनी है। दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, सिंपल। ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर मैं हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की बात करूंगा बेटा, तो बड़ी तरह के मिल जाते हैं। पहले हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पहली जो कैटेगरी मिलती है ना बेटा, वो मिलती है असाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। असाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा बेटा क्या मिलता है, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये बात आपको समझनी है। जब मैं असाइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूं, इसमें बहुत सिंपल सी चीजें, हमें 3 तरह की चीजें मिल जाती हैं बेटा। कौन कौन मिलते हैं आप सबको पता है। सबसे पहले हमें इसमें मिलते हैं, हमें मिलता है एल्केन्स, हमें मिलती है एल्कीन्स, और हमें मिलती है एल्काइंस। जब मैं साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूं बेटा, 2 तरह के हमारे आगे मिलते हैं। एक निकलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा मिलता बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 तरह के मिलते हैं। इसके आगे और विस्तार में बढ़ते हैं बेटा। जब मैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, जब मैं असाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूं,
तो क्या मिलता है बेटा हमें, जैसे मैंने बताया, वी गेट एल्केन्स, देन वी गेट एल्कीन्स, एंड देन वी गेट एल्काइंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ सारी की सारी वीडियो देखनी है जबरदस्त तरीके से। तो एल्केन्स आपको बताइए बेटा, इट इज अ सिंगल बॉन्ड with the chemical formula or the molecular formula CnH2n+2. It's a double bond with the chemical or the molecular formula CnH2n. Alkynes is the triple bond with the formula CnH2n-2. ठीक है, अच्छा जी, इसको आपको पता होगा, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। We term them as saturated hydrocarbons, और ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं दूसरी टाइप में जाता हूं, दैट वाज अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें क्या होता है बेटा, वो भी देखना आपको। आपको दो ब्रांचेस मिलती है, मैंने करवाई, एक्सक्यूज मी ना, दो ब्रांचेस मिलती हैं। पहली आपको मिलती है कौन सी, चलो अलीसाइक्लिक ले लेते हैं, I'll put the word and then here, अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा मिलता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जब मैं एलिसाइक्लिक की बात करता हूं बेटा, इसमें मेरे पास फिर तीन तरह की मुझे ब्रांचेस मिलती हैं। I get three categories. The first category is called as cycloalkanes. The second category is called as cycloalkenes. The third category is called as cycloalkynes. When I talk about the aromatic hydrocarbons, it's simply arenes कहते हैं इनको, हम इनको arenes कहते हैं। ये बात आपको समझ गई, मतलब फ्लो चार्ट आना चाहिए आपको, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सारे समझ आ गई, राइट, क्लियर है। तो अब हम बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे एल्केन्स के साथ। हम स्टार्ट करेंगे एल्केन्स, विल स्टार्ट इट बच्चा लोग, आओ जी करें बच्चा लोग। तो जब एल्केन्स की थोड़ी हमें जानकारी पता होनी चाहिए पहले। एल्केन्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा वो 109.28 डिग्री होता है बेटा लोग, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की बेटा वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की बेटा वो होती है 1.112 एंगस्ट्रॉम। ये बात आपको याद रखनी है। बॉन्ड एंगल मैंने आपको बता दिया। इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है। ये एल्केन्स के बेसिक फीचर है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री होती है, कुछ भी आप कह सकते हो, शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है बच्चों, ये बात आपने समझनी है, ठीक है। इसमें आइसोमेरिज्म भी होता है। अगर आप मेरे से आइसोमेरिज्म करेंगे, आइसोमेरिज्म भी मैं करवा सकता हूँ। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है आइसोमेरिज्म क्या होता है, मैं रिपीट करता हूँ फटाफट से। फिनोमेना ऑफ हैविंग the same molecular formula but different structural formula।
जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उनको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बुटेन से। हम 3 बनाएंगे, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन। C4H10 है ना भाई, CH3, एंड देन अगेन CH3। ये पहला स्ट्रक्चर है बुटेन का। इसका नाम भी हम लोग देते हैं, आपको पता है, इसका नाम है एन बुटेन। इसका दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 1 लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हो। स्ट्रक्चर नंबर 2 आप सबने 10th में बनाया हुआ है, क्या बनेगा, ये आइसोबुटेन। और इसका दूसरा नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया, बिल्कुल करेक्ट सर। तो बुटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनके हम आइसोमर्स बना सकते हैं। जैसे पेंटेन है, C5H12 पहला पेंटेन का स्ट्रक्चर। दूसरा पेंटेन का स्ट्रक्चर, तीसरा पेंटेन का स्ट्रक्चर, ये 3 स्ट्रक्चर्स बने। पहले का नाम एन पेंटेन और दूसरे का नाम आइसोपेंटेन, तीसरे का नाम नियोपेंटेन। एन पेंटेन से आइसोपेंटेन को हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन टर्म इट एज 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको क्या कह सकते हैं, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यू अंडरस्टैंड। अगर मैं हेक्सेन के बनाना चाहूं, जरा समझना, C6H14। सो दिस आर 3 आइसोमर्स। हेक्सेन के देखते हैं कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। पहला आइसोमर, दूसरा आइसोमर, तीसरा आइसोमर, बहुत इजी आइसोमर्स है, चौथा आइसोमर। जरा पॉइंट देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन गए बेटा, ठीक है। इनके और एक नाम बना लीजिए। पहले वाले का तो एन हेक्सेन, दूसरे वाले का आइसोहेक्सेन, ठीक है बेटा। तीसरा वाला सिंपल है, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगला वाला 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो 5 आइसोमर बन गए। कैसे कैसे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। 5 आइसोमर हमारे बनेंगे हेक्सेन के। पेंटेन के हमारे 3 आइसोमर बने, 2, और बुटेन के 2 आइसोमर बने। बस एक रिक्वेस्ट है यार, सारा लेक्चर नोट करो, एक एक पॉइंट नोट करो, कुछ नहीं छोड़ना, बहुत इंटेलिजेंट बनना हमने, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म आ गया बेटा हमारा। अब हम करेंगे इनको प्रेपरेशन के मेथड्स। लेट्स डू दैट।
preparation of alkanes. Preparation of alkanes. पहला प्रेपरेशन करेंगे बच्चों, बहुत ही इजी मेथड आप सबको पता है, बाय द हाइड्रोजनेशन of unsaturated hydrocarbons. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करवाया निकल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में at 300 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा? CH3 CH3. This was ethene, that is unsaturated. This became saturated. इसको कहते हैं, आपको पता ही है प्रोसेस को, term is हाइड्रोजनेशन. term it as हाइड्रोजनेशन. इसको और सिंपल करने में लेमन भाषा में, अगर मेरे पास एल्काइन है बच्चों, एल्काइन में मैंने डाला, ठीक है ना बच्चों, एल्काइन है, निकल प्लैटिनम डाला एट 300 डिग्री सेल्सियस, बच्चों मेरे क्या बन गया? एल्कीन बन गया. ठीक है, ये एल्कीन बन गया. फिर वही किया हमने एडिशन, निकल प्लैटिनम डाला, 300 डिग्री सेल्सियस किया, तो बेटा यहां से क्या बन गया? एल्कीन बन गया. ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं, व्हाट डू वी टर्म देम एज? वी टर्म देम एज द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. इस पूरे प्रोसेस को मैं कहता हूं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. ठीक है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन. ठीक है, हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजनेशन का एक और नाम है जो आपने कहीं नहीं सुना, वाइस वो नाम होता है, याद रख लीजिए, सबैटियर. सबैटियर सेंडर्न रिडक्शन. सबैटियर सेंडर्न रिडक्शन, ये बात आपने समझनी है. ठीक है, सबैटियर सेंडर्न रिडक्शन कहते हैं बच्चे इसको. ठीक है, बहुत सिंपल है. अब सेकंड कंपाउंड करते हैं बच्चों, इसका सेकंड रिएक्शन क्या है वो देखिए मेरे साथ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड बच्चों, वो है बाय द रिडक्शन ऑफ, ये हमने अपने हेलोअल्केन्स और हेलोरीन्स चैप्टर में करवाया था, बाय द रिडक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. अब इमेजिन कीजिए मेरे पास एक हेलोअल्केन है. ठीक है, सो आई कैन डू इट विद डिफरेंट थिंग्स, लाइक आई स्टार्टेड विद जिंक HCl reduction. I can do it with sodium alcohol. I can do it with red phosphorus iodine and iodine, right? What I'll get in the first, I'll get again RH. I'll get RH alkane. I'll get RH as alkane. तीनों में मुझे alkane मिलता है मेरे भाई. So I am having as a haloalkane, or you can term it as an alkyl halide. From there I get as alkane. ठीक है, ये जो मैं तीनों डाले हैं बेटा, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, द थर्ड वन, ये तीनों ही कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हमारे. ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, बिना एग्जांपल के आपको पता मैं नहीं काम करवा सकता बच्चों, तो मैं एग्जांपल के तौर पे अपने अपने, यार आपने ना अच्छे से डॉक्टर इंजीनियर बोर्ड्स में टॉप करके मेरे घर मिठाई का डब्बा नहीं भूलना. अगर भूले तो मैं अच्छा लगेगा. आई वांट अ मिठाई का डब्बा एट माय प्लेस ऑफ काजू की बर्फी विद a pista over there, right? I'm a very very big foodie lover. अगर आप भी foodie lover हो तो मुझे WhatsApp यहाँ पे मैसेज करो, फटाफट चैट सेक्शन में डालो आप भी foodie lover हैं और मेरे घर पहुंचाएंगे. yes और no में मुझे जवाब दीजिए. Coming back, so you have CH3Br, you have zinc HCl, what do you get? CH3H. प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं वो उसके ऊपर मैं नहीं बात कर रहा. You have sodium and alcohol, you get CH3H, you get red phosphorus and iodine, again you get CH3H. So this all you get methane all over, right, from top to bottom. Here you get methyl bromide. You get methyl. So this is all our production of haloalkane. Simple काम है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा. यहाँ पे हम डालते हैं रेड फॉस्फोरस. इसका कारण क्या है बेटा? The purpose is to remove iodine.
इज टू रिमूव आयोडीन बच्चा जो हम डाल रहे हैं, सो दैट द रिएक्शन शुड नॉट टर्न रिवर्सिबल. Reaction should not become रिवर्सिबल. ये बात आपने सीखी है, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं बनना चाहिए. ये बात लग रही है समझ? बहुत सिंपल बात है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है. थर्ड हम करेंगे बच्चों, कौन सा पॉइंट है? बहुत ही सिंपल पॉइंट है, वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन्स. आपको कल करवाया था मैंने कुछ लेक्चर में, हेलोल्केन्स में. मेरे पास RX है, मैंने इसमें सोडियम डाला in the presence of dry ether, right? यहां से मुझे क्या मिला? X को रिमूव कर दिया, RR मिल गया. I get as an alkane plus जो भी बाय प्रोडक्ट्स हैं 2NaX. For example, CH3 CH2 Br plus 2 sodium plus Br CH2 CH3 in the presence of dry ether. What do I get? CH3 CH2 CH2 CH3 plus 2NaBr. Now this is bromoethane. And this is what you get as butane. ये बात आपने समझनी है. इसमें एक प्रॉब्लम आती है वुड्स रिएक्शन में, वो आपको मैं अभी बता देता हूं. इसकी एक ही लिमिटेशन है, इट इज नॉट वैलिड फॉर, और इट कैन नॉट प्रोड्यूस, है ना, नॉट वैलिड लिखते हैं, इट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ये इवन ही बना सकता है, ऑड नहीं बना सकता. ये आपने बात समझनी है, अच्छे समझनी है. ये आपने इस बात में गफला नहीं करना देना. फोर्थ रिएक्शन बेटा हमारे पास जो मिलता है, दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन. So you have RX plus 2Zn plus XR, again in the presence of dry ether. So what do you get? You get RR plus ZnX2. Right? So this is a Franklin reaction. The difference between the Franklin and the Woods is, Woods में सोडियम डलता है, Franklin में जिंक डलता है. No other difference. For example, CH3Br get dry ether, CH3 Zn Br2. It is ethane, yeah, and it is bromomethane. ये बात आपने समझ लिया, अच्छे समझ लिया. कोई प्रॉब्लम तो बताओ. फिफ्थ मेथड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड by the decarboxylation of carboxylic acid. Very important बच्चों लोग. This is very very important, very important. इसमें क्या करना है आपको? आपने सोडियम का एक सॉल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का. ये बात का ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी प्रेजेंस में टेम्परेचर लेना 373 केल्विन. इसको मैं क्या कहता हूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड.
को हम कहते हैं सोडा लाइम। क्या मिल गया बेटा यहां से, ध्यान से देखना, RH प्लस Na2CO3। ये बात आपने समझनी है। ये RH कौन है, एल्केन है। ये कौन है, सोडियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid. For example, I'll give you an example better to demonstrate this. Imagine you have CH3, CH2, COONA in the presence of NaOH and calcium oxide giving at 373 Kelvin. Now what happens? Na and Na will form a combination, will give you Na2. This Na and this Na, this carbon dioxide and one carbon dioxide will form sodium carbon plus क्या बनेगा बेटा, CH3 CH3. It turns out to be ethane. This is sodium ethanoate or sodium acetate. सोडियम एसिटेट। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इट इज आउट, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, यू टर्म दिस रिएक्शन एज डीकार्बोक्सिलेशन। यू टर्म दिस रिएक्शन एज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट of a carboxylic acid. ये बात आपने समझ, this is called as a decarboxylation. Why decarboxylation? Because कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर निकाल दी, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इवॉल्व हो रही है, उसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहना है हमने, डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों जरा पॉइंट समझना है, ये बात अच्छे से समझते। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका, अगर आप कहते हो तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CH3 C double bond ONA, NaOH which gives calcium oxide, again 373 Kelvin। वो एक चीजें रिएक्ट करेंगी, Na रिएक्ट कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 प्लस क्या मिलेगा हमें, CH4 मिल गया। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें मीथेन मिल गया। और इधर से क्या मिला, हमें सोडियम एथोनेट मिल गया। ये बात आपने अच्छे से समझनी है, अच्छे से समझनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, नहीं है तो आगे चलते हैं बच्चों। फिर इसको क्या कहते हैं, अगेन दिस इज कॉल्ड एज द डीकार्बोक्सिलेशन। इट इज कॉल्ड एज द डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्लियर है, अच्छे समझ आया। अच्छा, एक छोटी सी मैंने यहाँ गलती कर दी बच्चों, है ना, टू एरर इज ह्यूमन, तो गलती नहीं करनी, होए तो सर को माफी दे देनी। सोडियम प्रोपोनेट, ये सोडियम प्रोपोनेट है, ये सोडियम प्रोपोनेट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मैंने आगे भी सुनाई हुई है। एक बाप, एक पिताजी होते हैं, उस पिताजी के दो बच्चे होते हैं, दो बेटे होते हैं। द फादर इज अ हाई टाइम ड्रगिस्ट, इज अ हाई टाइम अल्कोहलिक, ही कीप्स ऑन बीटिंग हिज वाइफ। लोग उसकी बहुत निंदा करते हैं, लोग उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। His elder son, he is also unemployed, nothing to do, high time druggist, high time alcoholic, बहुत घर में कला कलेश, लोग फिर उसकी बहुत निंदा करते हैं। छोटा बेटा, a very good high top official in the government of the top official, no druggist, nothing sort of alcoholic, बहुत लोग इज्जत करते हैं, very rich businessman, a very rich government official। एक इंसान पास में खड़ा ये देख के ना, ही इज वेरी सरप्राइज, ही इज वेरी शॉक्ड, ही इज वेरी अमेज्ड। यार एक बाप, दो बच्चे, सेम बच्चे, सिमिलर बच्चे, सेम डीएनए, सेम क्रोमोसोम, फर्क कहां पड़ गया। पहले बेटे के पास जाता है, कहता
वन रीजन दैट ब्रॉट यू सो डाउन इन योर लाइफ, व्हाट इज वन कारण, वो कारण क्या है जो जिंदगी के अंदर आपको इतना निकम्मा बना गया? कहता मेरे पिताजी। कहता क्यों? वो कहता पिताजी ने कुछ किया नहीं, पिताजी जो करते थे मैंने उसको कॉपी किया। दूसरा बेटा कहता व्हाट इज वन रीजन, व्हाट इज वन पुश अप दैट यू गेट इन योर लाइफ एंड यू हैव रीच सो फार? ही सेज माय फादर। कहता क्यों? कहता क्योंकि पिताजी की कोई इज्जत नहीं करता था, पिताजी को कोई पैसे नहीं देता था, पिताजी घर में बहुत कला कलेश करते थे और मैं ये जिंदगी में नहीं चाहता था मेरे पिताजी से उल्टा किया। My dear friends, for both the children, the source of learning, the source of inspiration, the source of motivation was their dad. एक ने अच्छा सीखा, एक ने गलत सीखा। एक ने अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से, एक ने गलत पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज आपके लिए अभी सीखने का जरिया विशाल नैयर है। आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के नेगेटिव, ये आपके ऊपर है। पॉजिटिव सीखोगे, अच्छे इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, मेरा नाम रोशन करोगे, माँ बाप का नाम रोशन करोगे, अच्छी गाड़ी अच्छे बंगले में घूमोगे। गलत एटीट्यूड से तो आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमने करना है from Grignard reagents. The next preparation that we will be doing, bachalo, we have to do it from Grignard reagents. From Grignard reagents. ये बात आपने सीखनी है Grignard reagents से। Grignard reagent अगर आपको नहीं पता, it is RMGX, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, RMGX का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। क्या बन गया बेटा, जरा ध्यान देखना, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल। R is positive, R is negative, you have understood, and MgX is positive. Why? Because the electronegativity of carbon is greater than the electronegativity of magnesium. Therefore, the magnesium will have a positive charge, the carbon will have a negative charge. Now please understand. So in this also, when you break H2O, जब आप H2O को break करेंगे, HOH, this is negative, this is positive. Please understand, RH plus MgX, MgOH, this is alkane, and this is a Grignard reagent. This is Grignard reagent. For example, it's positive, it's negative, negative, it's positive. MgOH, MgBr. So here the name becomes methyl magnesium bromide. Here the name becomes methane. ये बात आपने समझनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ठीक है, let me take one more example with this. I can take C2H5 MgBr. This is negative, this is positive, which fetches me C2H6 plus MgOH, MgBr, correct? So this is ethyl magnesium bromide, this is ethane. ये बात आपने समझनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बतानी है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7th पॉइंट। You will obtain the alkanes by the reduction of alcohols, aldehydes, ketones, or carboxylic acids and their derivatives.
किससे? रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द डेरिवेटिव। ये बात समझ गए। स्टार्ट करते सबसे पहले हम अल्कोहल से। जरा बात समझ लो ध्यान से। इसमें डाला रेड फास्फोरस, टेम्परेचर 423 केल्विन। क्या बनेगा बेटा? रिडक्शन हो जाएगी, CH4 प्लस H2O, पानी निकल जाएगा, प्लस आयोडीन गैस, so you get methane from methanol. Now you have, imagine you have aldehyde group, CH3CHO. जरा बात समझिए। You here put beta again red phosphorus, temperature of 423 Kelvin. What do you obtain? You get C2H6 because there are two carbons, so it's ethanol. From there you get ethane plus H2O plus 2 iodine. ये बात थोड़ा समझनी है बच्चों, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। Again, if you get carboxylic acid or a ketone or a carboxylic acid, anything you can start with. I'll start with a ketone. तो क्या बनेगा यहाँ पे? This is propan 2-one CH3 CH2 CH3 plus water plus iodine बच्चों, right? Now this is propane. ये प्रोपेन नहीं, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ नोट्स करवाऊंगा। नोट बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा बहुत जगह, बट मैं आपको एक ऐसा वे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। तो लिखो इसके अंदर नोट, और नोट लिखते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए मेरे साथ, प्लीज अंडरस्टैंड। जब एल्डिहाइड या कीटोन को जब मैं रिड्यूस करता हूं, किससे? जिंक अमेलगम से विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एल्डिहाइड और कीटोन को जब मैं जिंक मर्करी अमेलगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिड्यूस करता हूं बेटा, सिंपल सी बात है, मुझे वहां एल्केन मिलता है। क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। ये अंडरस्टैंड बात करनी है। इसको कहते, और चलो, और अगर उसी एल्डिहाइड और कीटोन को, उसी एल्डिहाइड और कीटोन को जब मैं जिंक और मर्करी अमेलगम से करता हूं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो बेटा मुझे कीटोन मिलती है। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा, याद रखना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लीमेंशन रिडक्शन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वॉल्फ किश्नर प्रोडक्शन। हाँ हाँ हाँ, एक फिर छोटी सी सर ने, ये जिंक अमेलगम जगह यहाँ पे जगह हाइड्रोजन, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन डाल दो इसमें। एक्सेस ऑफ NH2NH2 दैट इज हाइड्रोजन। अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, NH2NH2 is called as hydrogen. Please understand this. This is a hydrogen compound. ये बात लग रही समझ? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल है ना, इसके एग्जाम्पल्स भी तो करने से, मेरे पास CH3CHO है, इसमें हमने डाला, दोनों डाल दिए। पहले डाला जिंक मर्करी अमेलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, दोबारा डाला हमने एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब डाला क्या बना यहाँ पे? CH3CH3, और यहाँ पे क्या बना? CH3CH3। ये बात समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दो यार डायरेक्टली, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा। इसका नाम इथेनॉल, इसका नाम दोनों ना आपको पता, इथेन। अगर मेरे पास कीटोन है, इसमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन डाल दिया, फिर
यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3. दिस इज प्रोपेंटून एंड दिस इज अगेन प्रोपेन. ये बात समझनी है. याद रखो, ऊपर वाले रिएक्शन को क्या कहते हो, क्लीमेंशन रिडक्शन. नीचे वाले को क्या कहते हो, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन. ये आपने समझनी है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन. इसी तरह नीचे वाले को और ऊपर वाले को, या वॉल्फ किश्नर रिडक्शन ये हो गया, और मेरे बच्चों क्लीमेंशन रिडक्शन ये हो गया. सिंपल सी बात है. ठीक है, काफी लग गया हो गया समझ. आई एम श्योर अबाउट दैट. हमारा नेक्स्ट मेथड पढ़िए बच्चा लोग. नेक्स्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8वां प्रिपरेशन बेटा. उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स. हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स. इसमें क्या है, हमारे पास एक एल्कीन होती है डबल बॉन्ड, उसमें हमने डायबोरिन डालना है एक इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर, जिसको हम कहते हैं डायग्लाइन. डाल दिया जी. साथ में हमने एक एसिड डाल देना है ताकि हमारा थोड़ा सा जल्दी रिएक्शन हो जाए, डाइल्यूट एसिड. कोई भी डाल दीजिए बेटा. हम डायरेक्ट उस पे जाऊंगा प्रोडक्ट पे, हमें मिलेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट RCH2 RCH3. बीच में एक ट्राइएल्काइल बोरेन मिलेगा. अगर आप कहते हो तो मैं करवा देता हूँ मैकेनिज्म, उसकी जरूरत नहीं है, बट कहते हो तो मैं करवा देता हूँ. आपको लगे ना सर ने कराया नहीं, तो क्या बनेगा बेटा लोग, RCH2 CH2. let's try alkyl borane, and this is alkene. From here onwards, what will you do, you put dilute acid, and that dilute acid मेरे बच्चों क्या बन जाएगा, RCH2 CH3. that is alkane. For example, डायग्राम में डाला CH3 CH2 CH2. thrice borane, what it will be named, tripropyl borane. This propene, you put some acid, dilute acid, you get CH3 CH2 and CH3. this is propane. So this process is called as, मेरे बच्चों क्या कहते हो आप इसको, आप इसको कहते हो हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन. एल्कीन से एल्केन जो है ना, ये हमारी 8 प्रेपरेशन है जो हमने अच्छे से करनी है, सीख ली 8 प्रेपरेशन. यहाँ पे हम करेंगे अगला प्रोसेस जिसका नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन्स बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. आओ जी, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम चलेंगे बेटा. सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो वाली, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल स्टेट. समझना गाइस, एल्केन्स जो होते हैं ना, अप टू 4 कार्बन एटम्स, ये क्या होते हैं, सॉलिड्स. बट बियॉन्ड 4 कार्बन एटम्स, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहां पे गैसेस कर दो, आगे हम सॉलिड्स कर देंगे. बियॉन्ड 4 कार्बन एटम्स, van der Waals forces of attraction increase.
forces of attraction increase, तो भाई वहां पे ये लोग क्या बन जाते हैं, they become solids। और आपको पता है एल्केन्स को तो पैराफिन्स भी कहते हैं, एल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स। ये बात समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे बेटा, वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट। पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि दोनों का ट्रेंड बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग है। पहला हम ट्रेंड पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट में दो तीन बातें आपको याद रखनी है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो बेटा। पहली प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट में क्या लर्न करेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट की पहली प्रॉपर्टी, दैट एज the number of carbon atoms increases, as the number of carbon atoms increase in a straight chain alkane, in a straight chain alkane, what will happen बच्चों, boiling point also increases, boiling point increase कर जाता है due to increase in the forces of attraction, due to increase in the forces of attraction। इसको थोड़ा और मैं ब्रीफली बताता हूँ अगले पेज पे बेटा। आइए मेरे साथ, इमेजिन कीजिए मेरे पास CH3 CH2 CH3 और दूसरा मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3। तो बेटा दिस कंपाउंड will have a greater boiling point, this compound will have lower boiling point। ये बात आपने समझने, क्यों, इसमें ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और इसमें कम होंगी एज कंपेयर टू द प्रोपेन। दिस इज प्रोपेन एंड दैट इज बुटेन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगला पॉइंट करते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट में, among the isomeric alkanes, among the isomeric alkanes, isomeric alkanes में straight chain isomer, straight chain isomer has a greater boiling point than the branched chain isomer। ये बात आपने समझनी है। मैं एग्जाम्पल के ऊपर बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है लाइफ में। जैसे आप लोग भी अगर यू वांट टू बिकम समथिंग, यू शुड हैव सम रोल मॉडल इन योर लाइफ, यू शुड हैव सम दैट टू लुक अपॉन एज एन मेंटोर, एज एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास एन पेंटेन है, फिर मेरे पास आइसोपेंटेन है, फिर मेरे पास नियोपेंटेन है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है तो बना लीजिए, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है भाई लोग, तो भाई इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ब्रांच चेन में क्या होता है, सरफेस एरिया लेस हो जाता है, सरफेस एरिया मिनिमम। स्ट्रेट चेन में सरफेस एरिया मैक्सिमम रहता है। ये बात जरा समझनी है। स्ट्रेट चेन आइसोमर में सरफेस एरिया ज्यादा टाइम लगेगा, ब्रांच चेन में सरफेस एरिया मिनिमम, टाइम कम लगेगा। करेक्ट है ये पॉइंट। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इसका।
मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम दो केसेस बनाएंगे। पहला बनाएंगे एल्केन्स विद even number of carbon atoms with even number of carbon atoms। दूसरा बनाएंगे alkanes with odd number of carbon atoms। ठीक, अगर मैं इवन के बनाता हूं तो देखना ना, कॉर्नर पे आपको पता कार्बन होते हैं, ऑड बनाता हूं, समझ रहे हो? दैट मीन्स इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। क्यों सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि दोनों सेम जगह खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे एक नीचे एक ऊपर, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके कारण, बच्चे मेरी बात समझो प्लीज, बात समझिए। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो मेल्टिंग पॉइंट लेस हो जाएगा क्योंकि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेंगे। इसमें मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा ड्यू टू हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत हाई रहेगी। ये बात आपने समझनी है। तो याद रखो, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में मेल्टिंग पॉइंट हाई, कारण दे दिया मैंने नीचे। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? लो रहेगा। यहां कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो, आई एम देयर विद यू टू अंडरस्टैंड, बट मिठाई मेरे टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, चलो जी अब करते हैं बच्चों, आज हम लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, बहुत इजी प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए मेरे साथ करते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है बच्चा लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो यार, पहले तो आपको ये चीजें समझनी, कुछ चीजें भी समझनी है। क्या कि हमारे पास एल्केन्स है ना, ये क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है इनमें, और हमारे पास फिर अनसैचुरेटेड आ जाती हैं जिनमें एल्कीन्स और एल्काइन्स आते हैं। बेटा इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में हमारे पास क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ हम सब्स्टिट्यूशन ही कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ओनली। और बेटा इसमें क्या होती है? एडिशन होती है, एडिशन रिएक्शन। इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और एल्केन में सब्स्टिट्यूशन में कौन सी होती है ना, ज्यादातर बताऊंगा आगे। हम ये जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए जी करें इसका पहला स्टेप। अगले पेज पे इमेजिन करिए CH4 है मेरे पास, you have chlorine in the presence of HV, right? और it could be peroxide, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने समझना क्या है, अगर ये लाइट या पेरोक्साइड पड़ गई, इसका मतलब 100% वहां पे क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। इसके पीछे मैकेनिज्म बताता हूं आपको, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझ नहीं आता इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। अब जो कार्बन होता है वो इस तरह जुड़ा होता है मीथेन में, हर हाइड्रोजन के एटम के साथ,
और क्लोरीन भी ऐसे जुड़ी होती है भाई। लाइट डाल दिया आपने, पेरोक्साइड्स डाल दिया। ठीक, अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल्स इन सबके पास, क्योंकि सारे नॉन पोलर हैं, सारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे बने हैं। इसने क्या किया, यहां से ब्रेकआउट किया, इसने यहां से ब्रेकआउट किया। तो भाई H H H Cl प्लस HCl बन गया। मतलब ये वाला Cl जाके इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये वाला यहां जा रहा है। इसको कहते हैं मैकेनिज्म। बहुत लंबा है, चेन टर्मिनेशन, चेन सब्स्टिट्यूशन, इतना नहीं करना, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये हाइड्रोजन हमारा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बाहर जा रहा है Cl के साथ, और ये वाला जो Cl है वो अंदर आ रहा है इस कार्बन पे। बात खत्म ना, कौन कैसे कर रहा है हमारे मतलब का नहीं है, लाइट और पेरोक्साइड के बीच में होता है। ये बात समझनी है, सिंपल बात। इसका नाम था मीथेन, राइट। इसका नाम क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। अब अगले पेज पे चलो मेरे साथ। अब मेरे पास आ गया क्लोरोमीथेन, बस अब डायरेक्ट पे जाओ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और पेरोक्साइड। क्या मिला, एक और हाइड्रोजन निकाल दीजिए, CH2Cl2 प्लस HCl, फिर CH2Cl2, क्लोरीन, लाइट और पेरोक्साइड। क्या मिलेगा, CHCl3 प्लस HCl, देन CHCl3 अगेन क्लोरीन, लाइट और पेरोक्साइड्स। बच्चे क्या मिला यहाँ पे आपको, CCl4। चलता रहेगा जब तक आपके पास हाइड्रोजन रहती है। अब इसका नाम था क्लोरोमीथेन, इसका नाम आ गया डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम आ गया ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसका नाम आ गया टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये चलता रहेगा प्रोसेस, इसमें हमें इतना नहीं कुछ करना, सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है बच्चों, करेक्ट है, नहीं लगा तो मेरे से पूछो। सेकंड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन के बाद हेलोजनेशन, सॉरी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन। आपके पास एल्केन है, उसमें कर लेंगे हम। हमने HNO3 डाला, फ्यूमिंग, फ्यूमिंग, फ्यूमिंग का मतलब गरम गरम। तो क्या बनेगा बेटा, जरा देखो, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा प्लस H2O। ये नाइट्रो एल्केन बन गया, कहां से, एल्केन से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH4 प्लस नाइट्रो एल्केन बना बच्चों, फ्यूमिंग, मैंने डाला नाइट्रिक एसिड, क्या बन गया बच्चों, CH3NO2। दिस इज नाइट्रो मीथेन प्लस बच्चा लोग वाटर। ये बात समझ लीजिए। इसी तरह मेरे पास थर्ड आ जाएगा बेटा लोग, क्या आएगा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी सिंपल है, कुछ नहीं इसमें करना हमें। हमारे पास एल्केन है प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए थोड़ी हीट के साथ। बेटा क्या बन गया, RSO3H प्लस H2O। एग्जाम्पल के तौर पे CH4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ हीट, क्या मिल गया, CH3SO3H प्लस H2O। नाम इसका क्या मिला हमें बच्चा, नाम देखो, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। बड़े में भी कर सकते हो, बड़ी एल्केन्स में, जैसे C6H14 हेक्सेन है ये। आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जरा नोट ध्यान से करना आपने सारा का सारा। अगर अपने आप से प्यार करते हो ना करो, माँ बाप से प्यार करते हो तो करो, उस पर महात्मा का आशीर्वाद लेके। क्या मिला, C6H13SO3H, नाम हेक्सेन
सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर तो निकलेगा बच्चों। क्लियर है बच्चों लोग यहाँ तक? ठीक है। दो केमिकल प्रॉपर्टीज है जो मैं अगले लेक्चर में करवाने वाला हूँ बेटा, वो है ऑक्सीडेशन और हमारी एरोमेटाइजेशन। क्यों? फिर बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जाने से पहले इतनी सी बात कहूंगा, लेक्चर पूरा देखो, इसको नोट करो, नोट्स बनाओ कॉपी पे, उस परमात्मा को याद करो, अपने भगवान को याद करो, अपने घर में बैठे माँ बाप की बहुत इज्जत करो, सच मानना ऐसे नंबर पाओगे यार, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। विद ऑल दिस, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।